नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज हम न राजनीति की बात करेंगे, न ही किसी अन्य ऐसे मुद्दों की जो जिनको लेकर के बहस तीखी होती है, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। बहुत कोरोना के बाद में ये ऐसा मौका आया है जब बाजार विज्ञापन भरे पड़े हैं। अलग-अलग स्कीमें अलग-अलग कंपनियां दे रही हैं। इन स्कीमों में डिस्काउंट भी है, उपहारों की बहार भी है और बाजारों में एक अलग तरह की रौनक दिखाई दे रही है। त्योहार जो है, दिवाली का त्योहार अब नजदीक है। धनतेरस पर सबसे ज्यादा खरीदारी होती है, लेकिन लोग निकल पड़ते हैं पहले ही खरीदारी करने के लिए। तरह-तरह की स्कीमों से बाजार सजा हुआ है। कुल मिलाकर के बाजार गुलजार हो रहा है। बाजार किस तरह से गुलजार है, आगे क्या संभावनाएं हैं, ये हम बात करेंगे ही। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, बाजार क्या कहता है। दीपावली को लेकर बाजारों में बड़ी रौनक, व्यापारियों को दोगुना व्यापार की उम्मीद, ग्राहकों को लुभाने के लिए स्पेशल ऑफर। दीपावली को लेकर बाजार गुलजार हो गए हैं। लोगों ने बाजारों से खरीदारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियों की तरफ से खास ऑफर और फाइनेंस की सुविधा दी जा रही है। ग्राहक टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एलसीडी के अलावा कई बिजली के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। बात अगर कारोबारियों की जाए तो उनके मुताबिक इस बार पिछले साल की अपेक्षा 2 गुना कारोबार होने की उम्मीद है। बाजार में रौनक से दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई है। दीपावली की खरीदारी को लेकर लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है। पिछले साल की बात करें तो कारोबारियों के मुताबिक 2 करोड़ के आसपास दीपावली के सीजन में कारोबार हुआ था, मगर इस बार इसके 2 गुना होने की उम्मीद है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा मोबाइल समेत अन्य सामानों की खरीद लोगों ने करनी शुरू कर दी है। कुछ लोग धनतेरस पर फ्रिज, मोबाइल समेत अन्य सामान खरीदने के लिए बुकिंग भी करा रहे हैं। जो आपका नारा है कि बाजार गुलजार या महंगाई की मार, व्यापारी समाज में कहना चाहता हूँ कि बहुत आशान्वित होता है। वो हमेशा आशा से भरा होता है कि कभी ना कभी बाजार चलेगा। पिछली बार देखा होगा सावन के बाद श्राद्ध के बाद नवरात्र, हमें उम्मीद थी कि नवरात्र में बाजार चल जाएगा। लेकिन होलसेल बाजार की जहां तक की बात करूं मैं, अभी तक हम लोग इसको महंगाई की मार मारे या मंदी की मार मारे, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। 4 तारीख हो चुकी है, अब तक माल कहीं ना कहीं एलईडी लाइट्स का और तमाम इलेक्ट्रॉनिक बाजार का और दूसरे बाजारों का भी कटान हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक मुझे जहां पर मैंने अपना व्यापारियों से बातचीत में जो बाजार के हाल देखने के बाद पता चला है कि महंगाई ज्यादा मंदी की मार और ऑनलाइन की मार हम पे पड़ चुकी है और 40 से 50% की गिरावट अभी तक हम लोग में दर्ज हो चुकी है व्यापार में। और क्योंकि 6-7 तारीख तक तनख्वाह बनी, तो रिटेल कारोबारियों के पास 7 के बाद कारोबार आने की संभावना है। हमने आपसे पहले ही कहा कि हम आशान्वित हैं और हमें आशा है कि हमारा बाजार सुधरेगा, हमारा काम सुधरेगा, क्योंकि हम उचित दर पर, उचित मूल्य पर अपने ग्राहक को माल देने का काम करते हैं, वो ग्राहक को सेवा करने का काम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, जनता प्रेस के माध्यम से मैं आप सभी उपभोक्ताओं से निवेदन करता हूं कि वो निकले, बाजार गुलजार करें। बाजार जब गुलजार होंगे तभी शहर गुलजार होगा, तभी देश गुलजार होगा। जय हिंद, जय व्यापार मंडल, व्यापारी एकता जिंदाबाद। दीपावली खरीद की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हो रही है। इससे इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाजार का कारोबार बहुत अच्छा रहने वाला है। कपड़े की दुकान हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप, साज सज्जा की दुकानों से लेकर लाइटनिंग डेकोरेशन तक दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। एक रिपोर्ट, इसमें एक बात सामने आई कि बाजार तो गुलजार है, लेकिन ऑनलाइन का जो एक तरह से खतरा व्यापारियों पर मंडरा रहा है, खासतौर पर रिटेल के व्यापारियों पर, होलसेल के व्यापारियों पर, वो एक खतरा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, इसके उपाय निकालने होंगे, इसके ऑप्शंस हमें ढूंढने होंगे। ये क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, खतरे कैसे हैं, इन खतरों से कैसे निपटा जाएगा, तमाम सारी समस्याएं भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वक्त जब बदलता है और टेक्नोलॉजी से तो किसी तरह से हम अलग नहीं हो सकते। आप 5G और 6G के जमाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम जो पुराने और परंपरागत व्यापार की बात करते हैं, उनमें बदलाव आए हैं और आगे भी बदलाव आएंगे। कुल मिलाकर के शॉपिंग का तरीका, खरीदारी का तरीका बदल गया है। व्यापारियों को भी उसके मुताबिक बदलना होगा, ढलना होगा। ये एक बात हुई। आज हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हैं अजय त्रिपाठी हैं, मुन्ना के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के।
विनोद माहेश्वरी, संयोजक साल इंडिया गोल्ड एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जौहर हैं, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश सेल्यूलर एसोसिएशन के, और इसके अलावा अमित कुमार हैं, जीएम है सेल्स एसआरएम मोटर्स के। हम बातचीत की शुरुआत अजय त्रिपाठी जी से करते हैं। अजय त्रिपाठी जी, आप किसान व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे बातचीत की जाए तो कोरोना के बाद, पिछली बार भी हालांकि कोरोना का असर नहीं था, लेकिन बाजार में उतनी रौनक नहीं थी क्योंकि लोग डरे हुए थे। आमदनी भी रुक सी गई थी, लेकिन इस बार बूम है। जैसे हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत सालों बाद एक अलग तरह की उछाल आया है। शेयर बाजार भी गुलजार हो रहे हैं, सोने की डिमांड बढ़ी है, चांदी की डिमांड बढ़ी है। इसी तरह से जो दिवाली का हमारा परंपरागत बाजार होता है, रिटेल का बाजार होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑटोमोबाइल्स का हो या कपड़ों का हो या सोने चांदी का हो, इन सब में एक अलग तरह की रौनक दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें व्यापार को लाभ होने वाला है? और एक अजय त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि जो ऑनलाइन व्यापार से व्यापारी डरे हुए हैं, उसका क्या कोई हल निकालने की बातचीत आपके एसोसिएशन से, अन्य व्यापारिक संगठनों से हुई है? कैसे आप उससे निपटेंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो रुकने वाली नहीं है, आपको ही तरीका बदलना होगा। अजय त्रिपाठी जी। जी जी, नहीं, निश्चित तौर पर आपने जितनी भी बातें की हैं, ये व्यापारी के बेसिक मुद्दों से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। व्यापारी उत्तर प्रदेश का या देश का चाहता क्या है, वो भी बात आपने की है, और कितने समय के बाद बाजारों में रौनक लौटी है उसकी भी बात आपने की है। इसलिए आपका और आपके पूरे चैनल परिवार का हम आभार भी व्यक्त करते हैं उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के तरफ से। और निश्चित तौर पर कोरोना का एक ऐसा कार्यकाल था जिसके आने के बाद खाली व्यापार जगत और उद्योग जगत ही नहीं, पूरे देश में एक मायूसी सी आ गई थी। धीरे धीरे कोरोना का जब कार्यकाल गया, उसके बाद भी आपने जैसे कहा, एक ऐसा दहशत का माहौल लोगों के मन में, चाहे इंडस्ट्री चलाने वाला हो, चाहे व्यापार करने वाला हो, या सर्विस वाला जो व्यक्ति हो, एक उसके मन में ऐसा दहशत का भाव था, अभी भी कुछ परसेंट है, कि कल आने वाला जो समय है वो कैसा होगा। कोई ऐसा दौर तो नहीं है कि कोरोना जैसा समय फिर आने वाला है। अगर एक डेंगू की बीमारी है या कोई भी बीमारी जब आती है, कोरोना का समय लोगों के मन में फिर से याद आता है और एक दहशत का माहौल लोगों के मनों में बनता है बहुत हद तक। लेकिन ये जीवन है, जीना भी इसी परिस्थिति में है। शादी है, ब्याह है, घर बनाना, मकान बनाना और तमाम प्रकार के आयोजन है, वो व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। उस दहशत से धीरे धीरे लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उसका असर इस बार बाजारों में दिखाई पड़ रहा है। नंबर एक बात है कि कोरोना का जो दहशत था वो लोगों के मन में, चाहे परिस्थिति बस गई है या कितने दिन तक आदमी डरेगा, इसलिए उससे धीरे धीरे लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका असर उद्योग भी जो 2 साल बंद थे, उनको फिर से रन में आने के लिए तमाम प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है। एक कारोबार जो बंद हो जाता है उसको चालू करने के लिए लेबर की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। करोड़ों रुपए का जब कारोबार व्यापार बंद होता है, उसको पुनः चालू करने के लिए बहुत सारे जरूरतों की जरूरत पड़ते हैं। धीरे धीरे कुछ सरकार की एक ऐसी पॉलिसी भी रही, वर्तमान में सरकार उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, उसका भी बाजारों में असर है। दीपावली का त्योहार है, कई वर्षों के बाद इस बार रौनक बाजारों में लौटी है। उसके लिए हमारे जैसे और हमारे हजारों लाखों जो व्यापारी हैं वो इस बार प्रसन्न है। उनको पूरी आशा है कि इस बार जो वर्षों का हमारा व्यापार कारोबार ठप पड़ा हुआ था। ठीक है, हमारे साथ अमित कुमार जी भी जुड़ गए हैं, जीएम हैं सेल्स एसआरएम मोटर्स के। अमित कुमार जी, आपको क्या लगता है, क्या इस बार बाजार किस हद तक जाएगा, और क्या पिछली बार की तुलना में हम ये कह सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना बिक्री होगी? और एक आप तो चूंकि एसआरएम मोटर्स और सेल्स से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की परिस्थितियां ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको दिखाई दे रही हैं? क्या भविष्य आपको दिखाई देता है? अमित जी। अमित जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
मुझे लगता है अमित जी तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ विनोद माहेश्वरी जी हैं। विनोद माहेश्वरी जी भी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पर। सेलुलर एसोसिएशन के नीरज जौहर साहब। नीरज जौहर साहब, हम देखते हैं कि जैसे आईफोन कोई अपना मॉडल लॉन्च करता है, उसके बाद लाइन लग जाती है और बुकिंग कम पड़ जाती है। एक और हम बोलते हैं कि महंगाई की मार है, और दूसरी ओर मोबाइल कोई सा भी मार्केट में आता है तो चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे ओप्पो का हो, हर तरह का मॉडल जो है वो कुल मिलाकर के बाजार में उसकी डिमांड रहती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ी है, या मोबाइल की डिमांड बढ़ी है, या टेक्नोलॉजी का असर है? क्या आप मानते हैं, और इस दिवाली पर आप किस तरह से देखते हैं इसको? तो ठीक कहा कि जब नया मोबाइल कोई लॉन्च होता है तो जी लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी परसेंटेज वो वैल्यू के हिसाब से होती है और अलग अलग मॉडल के हिसाब से होती है। आईफोन में जिस तरीके से एकदम से वो हाइप क्रिएट करके प्रोडक्ट को जी निकालते जी हैं, जी और उसमें जो एप्पल का खास तौर पे जो यूजर है वो जी। हमेशा अपग्रेड होना चाहता है। जो 14 यूज कर रहा है वो 15 में जाना चाहता है। तो करेक्ट। जिसके पास थोड़ा सा भी बजट है वो उसमें आगे आता है, लेकिन उसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसका एक जी कारण और भी है कि जो शॉर्टेज क्रिएट कर देती है एप्पल कंपनी, और रेगुलर सप्लाई भी वो नहीं दे पाते। ऐसा नहीं कि लाखों जी। करोड़ों लोगों की डिमांड है, लेकिन कुछ माल की कमी रहती है और कुछ माल की डिमांड एकदम से कुछ एक्सचेंज मार्केटिंग होने के स्ट्रेटेजी कारण भी बढ़े। रहती है, उनकी रणनीति भी रहती है। जी बिल्कुल। जी। हाँ, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या ऑनलाइन बाजार का आपके जो मार्केट है, सेलुलर मार्केट, इस पे असर पड़ता है? जैसे हमने पिछली बार देखा, फ्लिपकार्ट की बहुत एक सेल आई थी, उसमें 1-1 लाख रुपए के मोबाइल कोई 15,000 में, 20,000 में बिक रहे थे। चाहे वो एप्पल हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, या और भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में इस समय हैं, बहुत सस्ते दामों पर वो बिक रहे थे। तो उससे जो आप जैसे व्यापारी हैं, उन पर क्या असर पड़ता है? आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था ना कि हम लोग 5G और 6G में जा रहे हैं, तो हम लोगों को जी टेक्निकली इनसे रूबरू होना ही पड़ेगा। देखिए, जी जी रिटेलर हमेशा तैयार है, हम लोग तैयार हैं ऑनलाइन से फाइट करने के लिए, और हमारे पास पूरा स्टॉक रहता है जो ऑनलाइन पे भी नहीं रहता। जो हम जी लोग परेशान होते हैं, एक दो चीजों से हम इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो नियमावली लाने वाली थी ऑनलाइन पे, एक उस पे वो उसको वो जल्दी से लाए। और ऑनलाइन के तरीके से परेशान है, हमें ऑनलाइन से दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन का जो तरीका है, जो एफडीआई के नियमों का दुरुपयोग होता है, उसके लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है। नहीं तो रिटेल पे और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में अब रेटों का कोई फर्क नहीं रह गया। जहां तक सेल लगाने की बात है, ये तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि अनएथिकल प्रैक्टिस करके, अगर पहली बात तो 1 लाख का कोई भी प्रोडक्ट 20 या 25 हजार रुपए में नहीं बिक रहा है। हाँ, जी 10-15% वो लोग रुपया बंद करते हैं। जैसा कि पीछे जी पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि फ्लिपकार्ट 4400 करोड़ घाटे पे है। तो अब जी गवर्नमेंट उनसे पूछे कि भाई, इतने सालों से तुम भारत वर्ष के व्यापार को, खुदरा व्यापार को बर्बाद करने के लिए क्यों घाटा इतना खा रहे हो? हम लोग जी इतना इस्टेब्लिशमेंट रिटेल में लगाकर, किराया दे के, बिजली पानी दे के, नगर निगम का टैक्स देने के बाद भी हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, और ये कंपनियां सब घाटा दिखा रही हैं। पिछले दिनों आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि वीवो कंपनियों ने करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए चाइना ट्रांसफर कर दिया घाटा दिखाकर। तो जी ये जी एक जी बड़ा जांच का भी विषय है। आगे चल के बहुत से बम फटेंगे, बस गवर्नमेंट इस पे निगाह रखे। और एक चीज का ध्यान रखे, मैं आपके थ्रू आज मैसेज देना चाहता हूँ, जनता जी रिटेल बाजार में आके रेट तो चेक करे। आपको जी ऑनलाइन से सस्ता पड़ेगा, यहाँ पे सर्विस मिलती है, यहाँ पे सेवा मिलती है, डाटा ट्रांसफर मिलता है। बहुत से काम है जो ऑनलाइन नहीं करता है, रिटेलर करता जी है, और कस्टमर को एक अच्छा फील देता है। आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में खुदरा व्यापार बढ़ेगा और ऑनलाइन घटेगा, क्योंकि बहुत स्लाइटली 3 से 4% का पिछले साल और इस साल में फर्क आया है। ऑनलाइन ने डिप मारा है,
ऑनलाइन जी नीचे गया पिछले साल के मुकाबले, तो ये मोह भी बहुत जल्दी भंग होगा लोगों का। बस गवर्नमेंट को एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, खुदरा व्यापार से देश चलेगा, ना कि ऑनलाइन व्यापार से देश चलेगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, हमारे मैं भी सहमत हूँ भारतवर्ष की आपकी इस बात से। जी जन जी आबादी में ऑनलाइन का जो व्यापार बढ़ाया गया था, ये जी स्विट्जरलैंड देशों जैसे देशों के लिए था जहां पे मीलों तक कोई आबादी नहीं होती थी। उन जगहों के जी लिए ठीक है। भारतवर्ष में जहां इतनी बेरोजगारी है और जहां पे आज हम लोगों को इतना इस रिटेल में स्ट्रगल करना पड़ रहा है दुकानदारों को, तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से भी अपील है कि जो भी नियमावली लानी है ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ जल्दी से लाएं, जिससे खुदरा व्यापार ठीक है बहुत सही ठीक है। से चलता रहे। अमित कुमार जी जीएम है सेल्स एसआरएम मोटर्स के। अमित कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप चूंकि बहुत सारी जो आपकी सेल्स मार्केटिंग और तमाम सारी रणनीति की जो मीटिंगें होती हैं कॉर्पोरेट की, उसमें शामिल रहते होंगे, तो इस समय किस तरह की चिंताएं व्यक्त की जाती हैं कंपनी के द्वारा? और सबसे बड़ी चिंता किस बात की रहती है? टैक्सेशन को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जब से जीएसटी खासतौर पे अस्तित्व में आया है उसके बाद से लेकर के। और दूसरी बात, ग्राहकों के लिए ये दिवाली कैसी रहने वाली है, ये आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, दिवाली तो ऐसा त्योहार होता है हमारे ऑटोमोबाइल में कि वो सारे जो कस्टमर होते हैं पूरे साल भर इंतजार करते हैं, अच्छे ऑफर के लिए इंतजार करते हैं, अच्छे जी जी के लिए इंतजार करते हैं, अच्छी गाड़ियों के लिए इंतजार करते हैं। तो गाड़ियां तो ऐसे जी ही हर साल चेंजेस आते रहते हैं। तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लेवल पे होता है कि जब गाड़ी चेंज होती है तो जो पुराना स्टॉक होता है उसको निकालने के लिए जब सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है। तो कस्टमर के लिए भी यही इंतजार करता है, कस्टमर भी यही इंतजार करता है कि कैसे कैसे दिवाली या नवरात्र है और हमें ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट वाली गाड़ियां मिलें। लेकिन गाड़ियां जैसे आपने अभी पूछा कि जीएसटी वाला जो है, तो जीएसटी से नो डाउट हमारे पास जो टैक्सेस है, टैक्सेस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। गाड़ियों का रेट जो है जी हर 3-4 महीने पे हमें लॉजिस्टिक्स की वजह से और भी कई टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हमारा एक्चुअल कॉस्ट बढ़ता है, टैक्सेशन बढ़ रहा है। गाड़ियों के प्राइसेस जो जनवरी में आज से पहले से करीब 40 से 50 हजार रुपए बढ़ चुके हैं। तो कस्टमर को अगर हम ये ऑफर नहीं देंगे तो कस्टमर इस तरफ आएंगे ही नहीं। तो हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है इस चीज को मेंटेन करना, जिसकी वजह से हमको दिवाली धनतेरस में भी, जिसमें बड़ा त्योहार होता है ऑटोमोबाइल का, उसमें इनको डिस्काउंट देना पड़ता है। आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ, अमित जी की आवाज नहीं आ रही। विनोद माहेश्वरी जी, संयोजक है साल इंडिया गोल्ड एसोसिएशन के। इस समय दिवाली तो माहेश्वरी जी आप ही का त्योहार है, ये मान के चलते हैं सब लोग। तो किस तरह का बूम आप देखते हैं और किस तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं इस दिवाली से? विनोद माहेश्वरी जी। विनोद महेश्वरी जी भी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टीम से, विनोद जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विनोद जी, मुझे लगता है विनोद जी तक आवाज नहीं जा रही है। अपनी टीम से आग्रह करता हूं कि विनोद जी का जो कनेक्टिविटी है उसको ठीक कराएं। अजय त्रिपाठी जी, फिर से एक बार आपके पास आते हैं। ये एक जो चिंताएं व्यक्त की गई, जैसे एक तो जीएसटी को लेकर के चिंता है व्यापारियों की, और वो ठीक से टीवी पे बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि एक अलग तरह का सरकार का शिकंजा भी रहता है। लेकिन आप तो इस पूरे व्यापार मंडल के और इसकी जो राजनीति है उसमें रहते हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं, दो सवाल हैं। एक तो ये जो जीएसटी को लेकर के व्यापारियों की चिंता है, और उससे न केवल व्यापारियों की चिंता है बल्कि उसका पूरा का पूरा बोझ कस्टमर पर भी पड़ता है। और दूसरा, ऑनलाइन बाजार सच में एक चिंता का विषय है। वो इसलिए नहीं कि वहां से लोग सामान खरीद लें, बल्कि इसलिए कि ऑर्डर कुछ किया जाता है, माल कुछ आता है, डिलीवरी कुछ होती है। और कई ऐसी वेबसाइट हैं जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया पर
बहुत सस्ते सस्ते सामान के ऑफर करती हैं और बाद में वो चीटिंग निकलती है। तो बहुत कम लोग हैं जो पुलिस तक जाते हैं, साइबर सेल तक जाते हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। तो ये जो एक अलग तरह का आक्रमण हमारे बाजार पर हो रहा है, उससे कैसे निपटेंगे त्रिपाठी जी? बिल्कुल सही एकदम आपने दोनों बात जो व्यापारी से भी जुड़ी हुई है, इंडस्ट्री वालों से भी जुड़ी हुई है और आम जनता से भी जुड़ी हुई है। टैक्स का व्यापारी और उद्यमी टैक्स कलेक्ट करता है, हम टैक्स कलेक्ट करने वाली एक एजेंसी है, टैक्स देती है आम जनता। लेकिन ये बात जनता कभी समझ नहीं पाती है। उद्यमी और व्यापारी जो टैक्स की लड़ाई लड़ता है वो आम जनता के लिए लड़ता है। व्यापार मंडल की बरसों बरस से मांग रही है कि एक देश और एक टैक्स। तो सभी तो देश की वजह से आया था ना अजय जी, जीएसटी को तो यही कह करके प्रचारित किया गया था कि एक देश एक टैक्स। फिर कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कम्युनिकेशन में गैप है, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है त्रिपाठी जी? हाँ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से कुछ कमियां हैं। अगर धीरे धीरे हमारी भारत की सरकार और सभी स्टेट की सरकारें एक चीज अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे कि सेम चीज पर सेम टैक्स सभी प्रदेशों में समान हो और टैक्स भी मिनिमम हो। बहुत लग्जीरियस आइटम पे तो टैक्स ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन जो आम जनता से जुड़ी हुई मूलभूत चीजें हैं जिसकी परचेजिंग आम जनता और मीडियम क्लास करता है, उसके टैक्स की दर कम हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देना चाहता है और टैक्स दे। उससे भी पूरे देश का जो राजस्व है वो राजस्व बढ़ेगा। टैक्स कम करने से कभी राजस्व कम नहीं होता है। एक जो हमारे देश के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सरकारी संस्थाओं को यह बताने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी चीज पर टैक्स का दर कम किया गया तो टैक्स घटेगा, सरकार के पास टैक्स कम आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जिसमें टैक्स का रेट कम किया जाता है निश्चित तौर पर उस पर टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ती है और सरकार का राजस्व भी बढ़ता है। तो टैक्स निश्चित तौर पर समान होना चाहिए पूरे देश में और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जो अभी रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, बहुत बड़ी संख्या में आप जी ठीक है। अजय त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क कट गया है। ठीक है त्रिपाठी जी, आते हैं आपके। विनोद महेश्वरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद जी, हेलो। हाँ विनोद महेश्वरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ विनोद जी, एक सवाल आपसे है। आपका गोल्ड का जो एसोसिएशन है और गोल्ड को लेकर के जो बॉन्ड वगैरह मार्केट में आए हैं, उससे क्या आपके जो रिटेल गोल्ड है उस पर असर पड़ा है? नहीं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। देखिए, जैसे पहले शेयर्स वगैरह मार्केट में पहले भी थे, गोल्ड और ज्वेलरी पहले भी थी, तो उससे जिसको शेयर्स लेने हो तो वो शेयर्स ले सकता है। ऐसे गोल्ड और ज्वेलरी में क्या होता है, जब तक आप स्वयं उससे अनुभव नहीं करेंगे तो गोल्ड ज्वेलरी का आपको महसूस नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड ज्वेलरी आप परचेज करते हैं तो रात के 12 बजे भी आपको जरूरत पड़ती है, हिंदुस्तान या विश्व में कहीं पे भी किसी कोने में बैठे हो तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। आपका चाहे 10 करोड़ का भी 10 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी हो, कोई फायदा नहीं। अगर 10 करोड़ का अगर गोल्ड होगा तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। अब तो बैंक के भी और भारत सरकार भी सब जगह गोल्ड लोन की व्यवस्था भी है। तो आप जब गोल्ड आपका होता है तो जिस समय आपको परेशानी होती है, जिस समय जरूरत होती है, तो उस समय वही धातु काम आती है। आज आप जिस समय देख लिए जहाँ जगह जगह लड़ाई हो रही है तो उसका भी फर्क पड़ रहा है। लोग अपना अरबों रुपए का मकान छोड़ के चले जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, और अगर उनके पास लिक्विड मनी गोल्ड होती तो ये उनके काम आती। बिल्कुल सही है। एक सवाल और है गोल्ड से जुड़ा हुआ ही कि पिछले दिनों मेरी कुछ गोल्ड व्यापारियों से बातचीत हो रही थी। जो ये मार्का लगाने की एक है कि किसी भी तरह की ज्वेलरी हो उस पर लेबोरेटरी का जो मार्का है वो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद से क्या व्यापारियों को कोई समस्या आ रही है उससे? नहीं, व्यापारियों को उस एक्चुअलिटी से कोई समस्या नहीं है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। जो अच्छे दुकानदार रहते हैं, जो मेरे हिसाब से ये सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उसमें जो लीगल जो आपका कागज का लिखा पढ़ी करनी पड़ती है व्यापारियों को,
वो बहुत बड़ी दिक्कत का काम होता है। जी। आप सरकार के जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, वो क्वालिटी जी। चेक करें, ना कि उसकी दुकान में क्या रख रहा है, क्या बेच रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको ना चेक करें। आप उस दुकान की क्वालिटी चेक करें, कहीं भी जाए, कहीं भी देखें। तो मैं सोचता हूँ एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है जिसको भारत सरकार ने लागू किया है। जनता के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो है उसको ये मालूम होता है कि वो जो चीज परचेज कर रहा है वो उस क्वालिटी का है या नहीं। तो इसलिए और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बहुत अच्छी करी है। सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जितनी सहूलियत, जितनी लिखा-पढ़ी कम होगी तो व्यापारी उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है। अमित कुमार जी, आपसे मेरा एक सवाल है। हम हर साल देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, उसका एकदम स्टॉक जो है बहुत दिक्कत आती है, और धनतेरस को हर एक को गाड़ी उठाना होती है। तो इस तरह की समस्या आपको हर साल आती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कस्टमर को क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह से गाड़ी की बुकिंग करे, कि कितने दिन पहले उसे शुरू करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि अभी 15-20 दिन पहले ही बस बुकिंग वो चालू करते हैं और सब चाहते हैं कि धनतेरस पर उनको गाड़ी मिल जाए। ये बड़ा कठिन होता होगा, एक व्यावहारिक दृष्टि से बड़ा कठिन होता होगा। तो हम चाहते हैं कि आप एक उचित सलाह दें कि क्या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, जैसी जिस तरह की गाड़ी है उसकी डिमांड को देखते हुए उन्हें बुकिंग करना चाहिए। अमित जी, आपकी आवाज अमित जी नहीं आ रही है, म्यूट है शायद, आप अनम्यूट करिए उसको। जी अभी हाँ, अभी आ रही है। हाँ, बोलिए अमित जी। आपने जो सही चीज बताई है, देखिए वेटिंग जो आपने बताया कि गाड़ियां जो लोग बुक करते हैं, बुकिंग के बाद ही डिलीवरी होती है। तो इसका प्रोसेस यही है कि पहले तो ग्राहकों को वो पहले उसकी वेटिंग करनी चाहिए कि इस गाड़ी की कितनी चल रही है। हर एक प्रोडक्ट, हर एक कलर पे एक डिजाइंड वेटिंग पीरियड है कस्टमर के लिए। अगर वो उसको बहुत अच्छे से अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उनको उसी टाइम पे डिलीवरी, धनतेरस हो चाहे दिवाली हो, उससे डिलीवरी को मिल जाती है। तो उनको चैलेंज, हमारे डीलरशिप लेवल पे इसको चैलेंज करने के लिए भी हम लोग पूरा प्रोसेस बना रखे हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले बुकिंग हम लोग तो यहाँ पे साइन बोर्ड पे लगा रखे हैं, और बुकिंग के टाइम पे हम लोग कस्टमर्स को ये बताते भी हैं कि सर जो आपने गाड़ी की बुकिंग की है उसमें इतना पीरियड ऑलरेडी वेटिंग पीरियड चल रहा है। बट फिर भी कस्टमर तो उसको मैनेज करके हम लोग कलर पे या कुछ वेरिएंट पे ऊपर नीचे करके हम लोग डिलीवरी हम लोग करते हैं, क्योंकि एक टाइम होता है ये दिवाली धनतेरस की हर कस्टमर को चाहते हैं कि उसमें डिलीवरी मिले। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कोई कलर सब चेंज करके ये ऑप्शन 2 पे जाके हम लोग उनको डिलीवरी की। ठीक है, ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल विनोद जी से करना चाहूंगा। विनोद जी, एक अंत में बहुत संक्षेप में ये बताइए कि धनतेरस पे बहुत सारे नकली जो है सिक्के बिकते हैं, नकली गोल्ड और नकली चांदी बिकती है। तो ग्राहक किस तरह से उसकी पहचान करे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो सिक्के बिकते हैं। तो किस तरह से उनको पहचान करनी चाहिए, कैसे उनके पास में क्या एक तरीका हो सकता है कि वो चेक करे और फिर खरीदारी करे? विनोद जी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये आम जनता से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपने एक पहले भी किया था कि सरकार ने जो एक्चुअली चालू करी है, कस्टमर जो भी है अच्छे दुकानदार से ले और अच्छे व्यक्ति से ले, और उसके बाद उसमें एक्चुअली देख ले। अगर वो एक्चुअली लगी हुई ज्वेलरी है, 22 कैरेट की हो चाहे 18 कैरेट की हो, चाहे जो भी कैरेट आप लोग जो चाहें, जैसा चाहें, तो वो उसमें एक्चुअली लगती है। उस एक्चुअली लगने के बाद वो दुकानदार कभी मुकर नहीं सकता है कि हमारी ये क्वालिटी सही है नहीं है। तो कस्टमर बिल जरूर ले, जिस भी दुकानदार से ले, चाहे चांदी का सामान ले चाहे सोने का सामान ले, तो वो बिल जरूर ले। और उसके दुकानदार से तो बिल देने पर टैक्स जरूर लगता है, और मैं समझता हूँ सरकार को टैक्स देने में जनता को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। आप सब लोगों का इस बार दिवाली का त्योहार बहुत अच्छा हो, व्यापार अच्छा चले, इसी से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और शहरों में खुशहाली आती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी दिवाली पर बाजार को लेकर के हमारी चर्चा। कभी कभी विषयों से हटकर भी बात करनी चाहिए।
इसी के तहत आज हमने दिवाली बाजार को लेकर के लोगों से बातचीत की थी और मुझे लगता है कि बातचीत बहुत सार्थक रही। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी इससे कुछ न कुछ लाभ हुआ होगा और दर्शकों का लाभ ही हम सबका लाभ है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।